नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 कवर करेंगे। चैप्टर 4 भूदृश्यों की शिल्पकारी। भूदृश्यों की शिल्पकारी में धरातल के निम्नीकरण तथा अभिवृत्ति की प्रक्रियाएं शामिल हैं और इसमें निरंतर क्रमण से पृथ्वी के शैल पदार्थों में जो निरंतर क्रमण होता है उसके फलस्वरूप ये आपके भूदृश्य उस वहां पे बनते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आता है अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? तापमान और दाब परिवर्तन या मनुष्य की क्रियाविधि या जानवरों की क्रियाविधि से जो मिट्टी की परतें वहां से हट जाती है अपने मूल स्थान से, उसको कहते हैं अपक्षय या इरोजन। अपक्षय लिख देते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दें। तापमान के परिवर्तन, दाब परिवर्तन या मनुष्यों की क्रियाविधि से या जानवरों की क्रियाविधि से या प्राकृतिक भी आप कह सकते, प्राकृतिक तरीके से भी अगर जमीन की कोई लेयर हट जाए अपने मूल स्थान से, उसको कहा जाता अपक्षय या इरोजन या सॉइल इरोजन। ठीक। अब ये अपक्षय 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 यांत्रिक अपक्षय, नंबर 2 रासायनिक अपक्षय, नंबर 3 जैविक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय को लेते हैं। इस अपक्षय में पदार्थ जो मिट्टी है उसका उसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह आपका होगा यांत्रिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में क्या होता है? अपक्षय तो होता है, लेकिन वायु और जल की उपस्थिति में उसका जो रासायनिक संगठन है वो कुछ बदल जाता है। वो हो गया आपका रासायनिक अपक्षय। जैविक अपक्षय में क्या होता है? इसको एग्जांपल देके हम समझाते हैं। कोई बीज किसी दीवार में कहीं पड़ गया, अब वो दीवार से ही, जैसे पीपल का पेड़ आप देखते हैं, दीवार के में ही ऐसे उगता चला जाता है। अब उसकी जड़ें दीवार को काटती चली जाती हैं। अब यहां पे इसको कहेंगे हम जैविक अपक्षय। ये आपका पूरा अपक्षय हो गया। अब इसमें आते हैं भाई, मिट्टी जिसका अपक्षय हो रहा है वो निर्मित कैसे होती है। अब सबसे नीचे आप देखते हैं, यहां पर मैं थोड़ा बनाता हूं। सबसे नीचे जो मिट्टी है जो अपक्षयित नहीं, मूल मिट्टी जो अपक्षयित नहीं, सबसे नीचे जमीन के अंदर, उसके बाद में उस पर थोड़ा सा अपक्षयित, बालू ककड़ी बाजर जितने भी हैं सब यहां पर हैं और अपक्षयित नहीं हुए हैं वो। अब इसका थोड़ा सा अपक्षयन हुआ, थोड़ा अपक्षयन, थोड़ा जब अपक्षयन है तो थोड़ा और ऊपर आई भाई। अब इसके बाद में इसमें गाद और दोमट मिट्टी मिल गई। गाद और दोमट मिट्टी प्लस ये तो है ही, प्लस ये। ठीक। अब यहां पे ये हो गया। उसके बाद में आपका आता सबसे ऊपरी लेयर में ये आ गया ह्यूमस। अब यहां पर प्लांट ग्रो करेंगे। ये आपका होगा मृदा निर्माण। जब मृदा को आप लंबवत काटेंगे लॉन्गिट्यूडनल, तो आपको ऐसे ही दृश्य वहां पर नजर आएंगे।
ये अपक्षयन हो गया। अब इस यहां पर ये जो छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर 4 भूदृश्यों की शिल्पकारी, इसमें इतना ही। अब इसमें नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जब बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 भौमजल, पवन, हिमानी और समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित भू आकृतियां। चैप्टर नंबर 5 भौमजल, पवन, समुद्री तरंगे द्वारा निर्मित आकृतियां। इन सब के द्वारा कौन सी आकृतियां निर्मित होती? पहले हम भौमजल को लेते हैं। आप देखते किसी गुफा में जब आते हैं तो बर्फ के टुकड़े ऊपर से भी रहते हैं और नीचे से भी रहते हैं। ये एक आकृति का निर्माण हुआ, और ऊपर ये आप ऐसे देख लीजिए और नीचे वाला ऐसे देख लीजिए। ये मान लीजिए कोई केव है, गुफा है, ठीक, ऐसे इस पर लटकी हुई है, और ये ऐसे इस पर लटकी हुई है। और इसको कहते हैं स्टैलेक्टोमाइट, लेक्टोमाइट, और दूसरे को कहते हैं स्टैलेग्माइट। जब आप किसी गुफा में जाएंगे, मैं एग्जांपल ले लेता हूं अमरनाथ की गुफा। जब आप अमरनाथ की गुफा में जाएंगे तो भगवान शिव का शिवलिंग नीचे से बना हुआ है, नीचे बर्फ से ही पूरा बना हुआ है। अब वो जो ये शिवलिंग बना हुआ बर्फ की वजह से, अब इसको हम कहते हैं स्टैलेग्माइट। और उसी गुफा में ऊपर की तरफ से कुछ बर्फ के टुकड़े ऐसे लंबे लंबे ऐसे लटके रहते हैं, उसको हम कहते हैं स्टैलेक्टोमाइट। गा और मां का फर्क है दोनों में। ये एक भू आकृति भौमजल के द्वारा, जमीन के अंदर के द्वारा ये बनी हुई है। ये आपका यहां पे समझ आ गया होगा। अब सेकंड पे आते हैं, इसमें पवन के द्वारा। रेगिस्तान में पवन बड़ी तेजी से चलते रहते हैं, आप देखे ही होंगे। तो रेगिस्तान में ये आकृतियां फॉर्म कर लेते ये पवन की, रेगिस्तान में ही ये आकृति फॉर्म कर लिए। ये तीव्र ढाल हो गया, तीव्र प्रवाहित ढाल हो गया, तीव्र प्रवाहित ढाल। इस प्रकार की आकृति फॉर्म हो जाती है। ये पवन के द्वारा एक स्थलाकृति बन गई। अब आप आगे आ जाएं, समुद्री तरंगों जाए, नदियों द्वारा कह सकते हैं आप। नदी के द्वारा कौन सी आकृति होती है? नदियां आप देखते हैं ऐसे ऐसे चलती रहती हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये नदी चल रही है। अब जब ये नदी इस टाइप में विसर्ग के आकार की चल रही है तो अगल बगल को बहाती लेके चली जाती हैं। ये नदियां बहाती लेती है, ऐसे पूरा बाढ़ का पूरा मैदान है, ये पूरा बाढ़ का मैदान कर देंगे, बाढ़ का मैदान। ये विसर्ग। अब इसमें यहीं पे कहीं पे ऐसे थोड़ा सा कट जाता भाग, तो वो कहते हैं गोखुर झील। जैसे नदी ये चल रही है तो फिर इधर थोड़ा घूमी तो यहां से ऐसे पूरा कट जाएगा और फिर ये मेन नदी से हट जाएगा, यहां पानी भर जाएगा। और ये मेन नदी जब कट गया तो ये स्थान पानी से ऑलरेडी भरा हुआ, तो इसी को हम लोग कह देते हैं गोखुर झील। ये पूरा आपका ये नदियों के द्वारा एक स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं,
जब नदियां जाती हैं, ऊपर से मान ली हिमालय से नदी आई, फिर जहां उसका मिलन बिंदु, जैसे गंगा नदी आप ले लें, गंगा नदी ऊपर उत्तराखंड से निकली, गंगोत्री से पूरा उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश होते होते आई, फिर पश्चिम बंगाल में जाके वहां पे सागर में मिल गई। तो सागर में मिलने से पहले वो नदी ऐसे ऐसे पूरा आकृति बना लेगी, पूरा फैल जाएगी। अब यहां पे सागर है ऑलरेडी, अब ये पूरी आकृति क्या हो गई, ये ऐसे हो गया, तो इसको कहते हैं डेल्टा, यानी ये नदी डेल्टा का निर्माण कर रही है, जो लास्ट में पहुंच के डेल्टा का निर्माण कर रही है। ठीक, ये भी एक स्थलाकृति हो गया। अब यहां पर ये आपका पूरा क्लियर, ये भी चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 क्लियर हो गया। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का भौतिक परिदृश्य हमने मैप बना दिया, थोड़ा सा जगह थोड़ा कम था, अब समझाने के लिए आपको बनाया। ये आपका इंडिया हो गया, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इधर चाइना हो गया, इधर ऊपर आपका रसिया हो गया, इधर आपका बांग्लादेश, म्यांमार, इधर बाकी सारे देश हो गए। ये पूरा एक हल्का सा मैप है, इसमें आप समझिए कौन कौन कहां। इधर आपका हो जाता अरब का पठार, अरब का पठार, इधर आपका हो जाता कहीं ईरान का पठार, ईरान का पठार, इधर दक्कन का पठार, और ये चीन, यहां पे चीन है, तारिम बेसिन, तारिम बेसिन, यहीं पे तिब्बत का पठार होगा, यहीं पे पामीर की घाट होगी, पामीर की घाट, जिसे दुनिया की छत भी कहा जाता पामीर की घाट को। और बस ये इतना थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस इसका है। ये एशिया महाद्वीप का एक भौतिक परिदृश्य का स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप एशिया महाद्वीप में और क्या क्या भौतिक परिदृश्य में है, नदियां, दजला, फरात, सिंधु, गंगा, मेकांग, इरावदी, सिंकियांग, ये सब यहाँ की नदियां हैं। द्वीप समूह में हिंद एशिया, फिलीपींस, जापान, ये सब द्वीप समूह है, यानी द्वीप में रहते, समुद्र के अंदर। चारों द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर शायद हमने आपको बताया होगा। समुद्र, ये देखिए आपका ये प्रायद्वीप 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ, ये प्रायद्वीप है ये, और ये श्रीलंका इसके नीचे जो है ये द्वीप है। चारों तरफ अगर 3 तरफ से समुद्र से घिरा रहे तो दैट इज कॉल्ड पेनिनसुलर, अगर चारों तरफ समुद्र से घिरा रहे तो दैट इज कॉल्ड आइलैंड। ये द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर है। अब इसमें द्वीपों तापमान क्या होगा भाई, तापमान इस एशिया महाद्वीप में 2 तरीके के हैं। जो नॉर्दर्न एशिया है, जो साइबेरिया के निकट है, वहां पे तापमान बहुत कम रहता है, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ता जाता है तापमान बढ़ता जाता है। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया में भी है, बरखोयांस्क। कई बार आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जनवरी महीने में यहां का टेम्परेचर -45 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कोई रह नहीं पाएगा। हम तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, आप लोगों का तो पता नहीं, आप लोग भी साथ नहीं रह पाएंगे बिना स्पेशल ड्रेस के। -45 डिग्री सेंटीग्रेड बरखोयांस्क, और यही एशिया में वासिन नाम एक स्थान है, वहां पर सबसे ज्यादा दुनिया की वर्षा होती है। मेघालय में, भारत में है वो। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, कुछ कहानी की। कभी कभी मासिन नाम हो जाता, कभी कभी चेरा पूंजी भी हो, ये भी आप जाने रहिएगा। कभी विकल्प में जैसा हो, चेरा पूंजी अगर लिखा मासिन नाम विकल्प में नहीं है तो आप चेरा पूंजी लगा दीजिए, मासिन नाम विकल्प में है तो मासिन नाम लगा दिए विकल्प में। कभी घटता, दोनों में कंपटीशन चलता रहता है, कभी वो आगे हो जाएगा, कभी आगे हो जाएगा। तो मासिन नाम भी फिलहाल जानी इस समय मासिन नाम में लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा वर्षा यहां पर होती है। अब आगे चलते हैं। वनस्पतियां कैसी है, उत्तर में वनस्पतियां कुछ दूसर है, ऊपर की तरफ एशिया महाद्वीप,
टुंडा, टैगा, ये सब वनस्पतियां हैं। नीचे आप जाएंगे तो उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां आ जाएंगी। जानवरों में आप देख लेंगे बंदर, लंगूर, ये सब जानवर भी पाए जाते हैं यहाँ के जंगलों में। लकड़ियां भी पर्याप्त होती हैं, कठोर लकड़ियां जब नीचे की साइड में आप बढ़ेंगे तो कठोर लकड़ियां ज्यादा हैं। ये आपका ये यहां पर ये वन के बारे में जानकारी हो गई। और एशिया के सुदूर दक्षिणी भागों में विसुती वर्षा वन भी पाए जाते हैं। एशिया के सुदूर दक्षिणी भागों में विसुती वर्षा वन पाए जाते हैं, जो कि काफी हरे भरे होते हैं। ये आपका आज हो गया एशिया का भौतिक परिदृश्य। अब धीरे धीरे एक एक कंट्री लेके चलेंगे आगे। आज के नहीं, कल से एक एक कंट्री लेके चलेंगे, कि या 2 कंट्री जो भी हो सके। अगर बड़ा होगा तो एक, नहीं छोटा होगा तो 1, 2, 3 कंट्री लेके चलेंगे। ये पूरा आज आपका कंप्लीट हो। इससे संबंधित जो भी फैक्ट हमने डिलीवर किए सब आए हुए क्वेश्चन है। अब जान लीजिए, बढ़िया याद कर लीजिए इसको। आज ये 3 चैप्टर एक साथ हमने समाप्त किए। छोटे छोटे चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 4, 5, 6 क्लास 8 NCERT। आज का लेक्चर यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।